कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। लेकिन ठीक इसी समय संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे महंगे और घातक बम वर्षकों के बेड़े का एक चौथाई हिस्सा एक दूर दराज के द्वीप पर भेजा जा रहा है। और आप कारण जानना चाहते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका ने धैर्य खो दिया है और मुझे लगता है कि अब ईरान जरूर चिंतित होगा, या होना चाहिए। आखिरकार ईरान ने सोचा था कि वह जो चाहे कर सकता है बिना किसी परिणाम के। यह देश एक साल से यमन में हूथियों का समर्थन कर लाल सागर में अराजकता फैला रहा है, वो भी बिना सीधे शामिल हुए। राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें चेतावनी दी थी, पर उन्होंने अनदेखा किया और अब B2 स्पिरिट बम वर्षकों की एक बड़ी तैनाती मध्य पूर्व में संभावित संघर्ष के बढ़ने की स्थिति के लिए तैयार की जा रही है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अमेरिका इन स्टील्थ बम वर्षकों को एक सैन्य अड्डे पर ले जा रहा है जो ईरान की पहुंच में है। 26 मार्च को द वॉर जोन वेबसाइट ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें कहा गया कि स्पिरिट बम वर्षकों की एक महत्वपूर्ण ताकत शायद हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया द्वीप की ओर बढ़ रही है। पिछले 48 घंटों की सैटेलाइट तस्वीरें दिखाती हैं कि अमेरिका इस ब्रिटिश द्वीप पर एक शक्तिशाली लड़ाकू बल इकट्ठा कर रहा है। डिएगो गार्सिया ऐसा नाम नहीं है जो आप हर दिन सुनते हैं। यह हिंद महासागर में एक दूरस्थ द्वीप है जो आम आदमी के लिए धरती पर स्वर्ग जैसा लगेगा। घनी हरियाली, लगभग अछूते सफेद रेत वाले समुद्र तट और क्रिस्टल जैसा साफ पानी। सुनने में तो यह एकदम परफेक्ट छुट्टियों की जगह लगती है ना? लेकिन हकीकत इससे काफी अलग है। यह द्वीप एक अमेरिकी सैन्य ठिकाने का घर है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए हिंद महासागर में रणनीतिक आंख और कान का काम करता है। ब्रिटेन द्वारा पट्टे पर दिए गए इस द्वीप का उपयोग अमेरिकी 2036 तक किसी भी उद्देश्य से उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आखिरकार संयुक्त राज्य अमेरिका सैन्य अड्डे में तब्दील इस स्वर्ग जैसे द्वीप पर वास्तव में क्या भेज रहा है? ठीक है, सबूत साफ और चिंताजनक हैं। रेडियो संचार और सैटेलाइट तस्वीरों से साबित होता है कि कम से कम 3 B2 बम वर्षक द्वीप पर पहुंच गए हैं और अन्य आ रहे हैं। उनके साथ C-17 मालवाहक और 10 हवाई ईंधन टैंकर विमान भी हैं जो लंबी दूरी के मिशनों के लिए जरूरी हैं। 2 B2 क्रू को ऑस्ट्रेलियाई एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संवाद करते हुए सुना गया, जो कॉल साइन पिट 11 और पिट 14 का उपयोग कर रहे थे। ये अस्थायी पहचान कोड हैं जिन्हें सैन्य पायलट मिशनों के दौरान रेडियो संचार में गुमनामी बनाए रखने के लिए उपयोग करते हैं, जैसे कि उस विशेष ऑपरेशन के दौरान विमान का एक तरह का कॉल साइन हो। Pitch 1-3, say status of emergency. Pitch 1-3, roger, thank you. Battalion 2 aircraft. इन बम वर्षकों ने डिएगो गार्सिया जाने से पहले ऑस्ट्रेलिया में ईंधन भरने के लिए पड़ाव डाला। एक चौथे बम वर्षक पिट 13 को हवाई में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। एक और जिसका कॉल साइन ABBA है भी आ रहा है। कुल मिलाकर इसका मतलब है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी B2 विमानों के बेड़े का एक चौथाई हिस्सा इस ऑपरेशन के लिए तैनात किया जा रहा है। और क्या आप जानना चाहते हैं कि B2 स्पिरिट को इतना खास क्या बनाता है कि उसे इतनी सारी तवज्जो मिलती है? यह इंसान द्वारा अब तक बनाए गए सबसे असाधारण हथियारों में से एक है। सिर्फ 2 लोगों द्वारा उड़ाया जाने वाला यह बॉम्बर ध्वनि की गति के करीब जा सकता है। यह 15,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है और बिना दोबारा ईंधन भरे 11,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। एक बार हवा में ही ईंधन भरने पर इसकी रेंज बढ़कर अविश्वसनीय 18,500 किलोमीटर हो जाती है।
इसे जरा सोचिए, डिएगो गार्सिया ईरान के दक्षिणी सिरे से 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। इसका मतलब है कि B2 आसानी से उस देश तक पहुंच सकते हैं, अपने मिशन को अंजाम दे सकते हैं और सुरक्षित वापस द्वीप पर लौट सकते हैं। और यह ईरान के लिए एक बुरा सपना है, जिसके पास इतनी दूरी तक पहुंचने वाले विमान या मिसाइलें नहीं हैं कि वह द्वीप को निशाना बना सके। जहां तक इसकी मारक क्षमता की बात है, इससे प्रभावित हुए बिना रहना मुश्किल है। B2 पारंपरिक बम या परमाणु वारहेड ले जा सकता है। पारंपरिक रूप से यह 80 समुद्री माइंस या 230 किलो के बम या फिर 16-900 किलो के बड़े विनाशकारी बम ले जा सकता है। अगर अमेरिकियों ने परमाणु विकल्प चुना, जो इस समय तो काफ़ी मुश्किल लगता है लेकिन तकनीकी रूप से संभव है, तो वे हर B2 में 16 तक परमाणु बम लगा सकते हैं। जैसे B6111 बम, जो खास जमीन के नीचे मार करने के लिए है। इसमें इतनी ताकत है कि यह किसी भी ईरानी शहर को तबाह कर सकती है। इस शस्त्रागार की सबसे चौंकाने वाली बात इसकी कीमत है। हर B2 की कीमत लगभग 1.1 अरब डॉलर है। यह कई छोटे देशों की वार्षिक GDP से भी ज्यादा है। इसका मतलब है कि सिर्फ डिएगो गार्सिया भेजे गए बमवर्षक ही 5 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश दर्शाते हैं। इसमें वे उपकरण शामिल नहीं हैं जो वे साथ ले जा रहे हैं। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन के लिए डिएगो गार्सिया का इस्तेमाल एक बेस के रूप में किया है। 2020 में जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद अमेरिका ने B-52 बमवर्षक द्वीप भेजे ताकि ईरान को बदला न लेने का संदेश मिले। इस द्वीप का उपयोग इराक और अफगानिस्तान में अभियानों के दौरान हमलों के लिए एक लॉन्चिंग पॉइंट के रूप में किया गया था। और क्या आप जानना चाहते हैं कि अमेरिका अब इतनी कड़ी कार्रवाई क्यों कर रहा है? तो यमन के एक बड़े हिस्से पर काबिज हौथी विद्रोहियों के साथ समस्या तब शुरू हुई जब उन्होंने लाल सागर में जहाज़ों पर हमले करने का फैसला किया। साल 2023 से इस समूह ने वाणिज्यिक जहाज़ों पर करीब 130 हमले किए, जिससे एशिया और यूरोप के बीच जहाज़ों को स्वेज नहर के बजाय पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाना पड़ा। इससे यात्रा 10 दिन लंबी हो गई। जैसा कि आप सोच सकते हैं, इसका आर्थिक असर विनाशकारी रहा। सिर्फ 2024 में ही इन हमलों और जरूरी रास्ता बदलने के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को लगभग 200 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। हर यात्रा पर लगभग $1 मिलियन का अतिरिक्त खर्च आ गया, और यह अतिरिक्त खर्च उन सामानों की कीमत में भी दिखेगा जो वहां ले जाए जा रहे हैं। हम दोनों यह कीमत चुकाते हैं क्योंकि समुद्री व्यापारिक रास्ते अब सुरक्षित नहीं हैं। इसी वजह से अमेरिका ने हूथी गड्ढों पर जोरदार हमले शुरू कर दिए और उनके ठिकानों, मिसाइल साइलों और नेतृत्व को निशाना बनाया। यह सिर्फ चेतावनी नहीं, ताकत का प्रदर्शन भी था। आप सोच रहे होंगे, यमन के हूथी की बात है, इसमें ईरान का क्या रोल है? असल में इसकी वजह यह है कि इसके मजबूत सबूत हैं कि वह देश हूथियों को हथियार, ड्रोन और मिसाइलें उपलब्ध करा रहा है। फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज का कहना है कि ईरान अक्सर यमन में हथियारों की तस्करी करता है। पिछले जून में यूके ने करीब 500 ईरानी जहाज़ों के हूथियों के बंदरगाहों में जाने का दस्तावेजीकरण किया था। यह दर्शाता है कि हथियारों की आपूर्ति लगातार भारी है, और इसी कारण डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को संदेश साफ है, हूथियों का समर्थन करना बंद करो या परिणाम भुगतो। 7 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि उन्होंने ईरानी सरकार को नया परमाणु समझौता वार्ता शुरू करने संबंधी पत्र भेजा है। जैसा कि उन्होंने खुद समझाया, मैंने उन्हें एक पत्र लिखा जिसमें कहा कि मुझे उम्मीद है वे बातचीत करेंगे, क्योंकि अगर हमें सैन्य रूप से हस्तक्षेप करना पड़ा तो यह उनके लिए बहुत भयानक होगा। इस पत्र में कथित तौर पर ईरान के सर्वोच्च नेता
अली खामेनेई को मई की शुरुआत तक वार्ता के लिए 2 महीने की समय सीमा दी गई है। डिएगो गार्सिया में B-2 विमानों की तैनाती ट्रंप का यह दिखाने का तरीका है कि उनकी धमकियां गंभीर हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान को यह संकेत दे रहा है कि वे अच्छी तरह जानते हैं कि देश के पास अभी परमाणु हथियार नहीं हैं, लेकिन अमेरिकियों के पास ये हथियार हैं और वे उन्हें ऐसे बम वर्षकों से दाग सकते हैं जो किसी भी ईरानी जवाबी हमले की पहुंच से पूरी तरह बाहर हैं। क्या ये रणनीति सफल होगी? कुछ पश्चिम एशिया विशेषज्ञ संशय में हैं। कई लोगों का मानना है कि ईरान समर्थित हूती केवल हवाई शक्ति से आसानी से नहीं हारेंगे। जैसा कि जेम्स आर होम्स नेवल वॉर कॉलेज के समुद्री रणनीति के प्रोफेसर ने कहा, जीतने के लिए आपको क्षेत्र पर नियंत्रण करना होगा। विमान चाहे जितने भी मूल्यवान क्यों न हों, वे क्षेत्र पर कब्जा नहीं कर सकते, भले ही वे सेनाओं और मरीन के लिए समर्थन क्षमता के रूप में कितने भी उपयोगी हों। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बिंदु है। अब भी ये जोखिम है कि हूती अमेरिकी हमलों का इस्तेमाल यमन में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए करें। फरैया अल मुस्लिमी, जो कि चैथम हाउस के यमनी शोधकर्ता हैं, ने कहा कि ये हमले हूती की उन प्रार्थनाओं का सीधा जवाब हैं जिसमें वे अमेरिका के साथ युद्ध चाहते हैं, क्योंकि यह समूह अमेरिका को एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष में घसीटना चाहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हूतियों के लिए अमेरिका के साथ संघर्ष भड़काने के कारण सिर्फ लाल सागर में जहाज़ों पर हमला करने से कहीं आगे जाते हैं। यह युद्ध जिसकी वे इच्छा रखते हैं, उनकी वैचारिक और धार्मिक मान्यताओं में गहराई से जड़ें जमा चुका है। समूह का आधिकारिक नारा ऐसे वाक्यांशों को शामिल करता है जैसे अमेरिका की मौत, और वे खुद को क्षेत्र में पश्चिमी प्रभाव के खिलाफ एक व्यापक प्रतिरोध का हिस्सा मानते हैं। उनके लिए अमेरिकियों के साथ सीधा टकराव केवल एक सैन्य रणनीति नहीं है, बल्कि यह उनकी उस नैरेटिव की पुष्टि भी है कि वे यमन की रक्षा अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ कर रहे हैं। यह चीज उनकी आंतरिक स्थिति को मजबूत करती है और नए सदस्यों की भर्ती में मदद करती है। इस बीच बड़ी शिपिंग कंपनियां जल्द ही लाल सागर में लौटने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही हैं। वे पहले ही वैकल्पिक मार्गों के अनुसार खुद को ढाल चुकी हैं, जो भले ही लंबे और महंगे हैं, लेकिन माल को सुरक्षित रूप से पहुंचाने की संभव बनाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम एक कठिन गतिरोध में हैं। एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका अपने शक्तिशाली बमवर्षकों की तैनाती के साथ प्रभावशाली सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करता है, दूसरी ओर हूथी तनाव बढ़ाना चाहते हैं, जबकि वैश्विक व्यापार को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? क्या अमेरिकी ताकत का यह प्रदर्शन वाकई ईरान को पीछे हटने और हूथियों का समर्थन बंद करने के लिए मजबूर करेगा, या हम मध्य पूर्व में और भी बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रहे हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या आपको लगता है कि ट्रंप की रणनीति, जिसमें B-2 का दबाव के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, ईरान को उसके परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत की मेज पर लाने में कामयाब होगी? अपनी राय कमेंट्स में दें। मैं जानना चाहता हूं कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। वैश्विक संघर्ष और भू राजनीति पर और विश्लेषण के लिए अगले वीडियो तक के लिए अलविदा।